हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ न्यू सेशन ऑफ एडिटोरियल एनालिसिस। और शुरू करते हैं हमेशा की तरह वोकैबुलरी से। नेवर अंडर एस्टिमेटिंग द पावर ऑफ वोकैबुलरी। वोकैबुलरी डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में आता है, साथ ही साथ जितनी अच्छी वोकैबुलरी उतना बढ़िया कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। Now the first word for today is reframe. Reframe is a verb. It reframe करना मतलब change करना, बदलाव लाना, ठीक है। Change the way something is understood. कोई चीज़ कैसे समझी जा रही है, कैसे देखी जा रही है, कैसे perceive की जा रही है, उसको change करने को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं reframe करना, right? Then you have the next synonym and antonyms of it. Redefine and restructure. चेंज कर रहे हैं तो अगर आप उसको बनाए रख रहे हैं तो आप उसको प्रिजर्व कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। द कोर्ट रिफ्रेम्स हाउ CSR इज इंटरप्रेटेड इन कंपनी लॉ। अब कोर्ट जो है वो रिफ्रेम कर रहा है, मतलब चेंज कर रहा है कैसे CSR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंटरप्रेट किया जा रहा है, मतलब कैसे उसे समझा जा रहा है कंपनी लॉ में। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज एनफोर्सेबल। जिस भी वर्ड के एंड में ABLE या IBLE होता है वो एडजेक्टिव होता है। एनफोर्सेबल मतलब केपेबल ऑफ बीइंग लीगली इम्प्लीमेंटेड, है ना। जो चीज़ इम्प्लीमेंटेबल हो, जिसको लागू किया जा सके, एनफोर्स किया जा सके, उसे हम कहते हैं एनफोर्सेबल। बाइंडिंग, मैंडेटरी। एंटोनिम क्या हो जाएगा? वॉलंटरी या फिर ऑप्शनल। CSR इज ट्रीटेड एज एन एनफोर्सेबल ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन ट्रीट किया जा रहा है CSR को। ऑब्लिगेशन मतलब कंपलसरी है, करना पड़ेगा। एनफोर्सेबल ऑब्लिगेशन यानी एक ऐसा ऑब्लिगेशन जिसको एनफोर्स भी किया जा सकता है, जिसको लागू भी किया जा सकता है। डिस्क्रेशन का मतलब क्या होता है? फ्रीडम टू डिसाइड, ठीक है। मेरी मर्जी, बेसिकली अगर मेरे पास मेरी मर्जी का डिसीजन लेने का फ्रीडम है तो मेरे पास डिस्क्रिशन है, ठीक है। चॉइस है, ऑटोनॉमी है। कंपल्शन और ऑब्लिगेशन इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, राइट। CSR इज नो लॉन्गर लेफ्ट टू कॉर्पोरेट डिस्क्रिशन। अब CSR ये नहीं है कि हाँ ठीक है, CSR देखो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कॉर्पोरेट्स के ऊपर एक ऑब्लिगेशन था, एक ड्यूटी था कि ठीक है, अगर आप CSR अपना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहते हैं तो निभा सकते हैं, मतलब उनकी मर्जी पर छोड़ा गया था। लेकिन अब उनकी मर्जी पर नहीं छोड़ा जाएगा, अब लीगली एनफोर्सेबल होगा, कॉर्पोरेट्स को एनफोर्स करना पड़ेगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि कॉर्पोरेट्स का समाज की ओर जो जिम्मेदारी होता है, कॉर्पोरेट सोशल सोसाइटी की ओर जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। सो दे माइट कॉन्ट्रीब्यूट इन एनीथिंग दैट विल बी गुड फॉर द सोसाइटी एंड इट विल बी द कॉर्पोरेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। इंटरिम ऑर्डर, इंटरिम ऑर्डर क्या है? टेम्पररी कोर्ट डायरेक्टिव है ये। प्रोविजनल रूलिंग होता है, ठीक है। इंटरिम ऑर्डर कोर्ट का डायरेक्टिव होता है कि कोर्ट ने कोई आदेश दिया है, राइट। एंड वो प्रोविजनल रूलिंग होता है, टेम्पररी ऑर्डर होता है। फाइनल वर्डिक्ट और परमानेंट रूलिंग, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। इंटरिम का मतलब ही है, मतलब अभी फिलहाल के लिए जो ऑर्डर दिया जा रहा है, इंटरिम ऑर्डर है ना, टेम्पररी ऑर्डर। द 2021 इंटरिम ऑर्डर रिस्ट्रिक्टेड ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस। 2021 का जो इंटरिम ऑर्डर था उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया था। ट्रांसमिशन लाइंस जो होते हैं, जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस है, उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया था, ठीक है। कंपेल इज अ वर्ब विच मीन्स फोर्स करना, लीगली या फिर मॉरली, या तो नैतिक रूप से या कानूनी रूप से अगर फोर्स करके हम कोई काम करवा रहे हैं कि भाई ये लीगल है, ये आपको करना ही पड़ेगा, या ये तो नैतिक है, आपको ये काम करना ही चाहिए, है ना। मैंडेट कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, दैट्स कंपेल। इसी से वर्ड बना है कंपल्शन, है ना। कंपल्सरी, कंपल्शन नाउन है, कंपल्सरी एडजेक्टिव है, कंपेल वर्ब है, राइट। अलाउ एंड परस्यूएड, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। CSR फंडिंग में बिकम ईजियर टू कंपेल, कह रहे हैं कि CSR फंडिंग जो है वो आसान हो जाएगा कंपेल करने के लिए, यानी फोर्स करने के लिए। कॉन्स्टिट्यूट इज अ वर्ब विच मीन्स फॉर्म ऑफिशियली। ऑफिशियली किसी चीज़ को जब हम फॉर्म करते हैं तो हम उसको कॉन्स्टिट्यूट वर्ड यूज़ कर सकते हैं। एस्टैब्लिश करना, फॉर्म करना, डिसॉल्व करना एंड डिसबैंड करना, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। द कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड एन एक्सपर्ट कमेटी। कमेटी का स्पेलिंग कई बार एग्जामिनेशन में आता है, स्पेलिंग एरर्स भी आते हैं आपके एग्जाम में, है ना। कमेटी का स्पेलिंग पूछा जाता है, याद रखना। M भी डबल है, T भी डबल है, E भी डबल है, I डबल नहीं है, ठीक है। I
COI को छोड़ के M भी डबल है, T भी डबल है, E भी डबल है। चलो कमिटी की स्पेलिंग फटाफट से सारे कमेंट करेंगे तो कमेंट बॉक्स, ठीक है। फीजिबल, IBLE एंडिंग वर्ड है। फर्स्ट वर्ड आज के सेशन के ही पहले वर्ड के साथ में मैंने आपको बताया था कि ABLE और IBLE एंडिंग वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। तो फीजिबल का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, कमेंट करके बताओ। फीजिबल का मतलब होता है केपेबल ऑफ बीइंग डन और अचीव्ड, जो चीज़ प्रैक्टिकल हो, जो किया जा सके, है ना, जो काम किया जा सके प्रैक्टिकली, उसको हम फीजिबल कह सकते हैं। वायबल या फिर प्रैक्टिकेबल। इम्प्रैक्टिकल एंड इम्पॉसिबल इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। नाउ द कमिटी वाज टास्क्ड विथ असेसिंग द फीजिबिलिटी ऑफ अंडरग्राउंडिंग ट्रांसमिशन लाइंस। तो कमिटी को टास्क दिया गया था, काम दिया गया था कि वो असेस करें, पता लगाएं कितना पॉसिबल है जो अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइंस है ना, वो कितना पॉसिबल है, इनको बनाना कितना पॉसिबल है, कितना प्रैक्टिकल है, ये असेस करने का काम दिया गया था कमेटी को। ओनस, ओनस इज अ नाउन विच मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी और बर्डन, दायित्व, ठीक है, भार या फिर दायित्व। ओनस, बर्डन और रिस्पॉन्सिबिलिटी। Relief or exemption are the antonyms. Relief or exemption are the antonyms. The onus now lies on accurate habitat mapping. अब ओनस जो है, भार है, दायित्व जो है वो किस पर है? द ओनस नाउ लाइज ऑन एक्यूरेट, सटीक हैबिटेट मैपिंग, ठीक है। हैबिटेट मैपिंग मतलब क्या? हैबिटेट, हैबिटेट क्या होता है? लिविंग स्पेस, है ना, कि जो लोग रह रहे हैं, जी रहे हैं जहाँ पे, है ना। मान लो किसी जानवर के हम हैबिटेट की बात कर रहे हैं, तो कोई एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ पे वो रह रहे होते हैं, उनका जो लिविंग एरिया होता है जहाँ पे वो रह रहे होते हैं ना, तो उसको हम हैबिटेट कहते हैं। तो हैबिटेट्स का मैप बनाना है, हैबिटेट मैपिंग करेक्टली और एक्यूरेटली करना है। स्टूडेंट्स, वी हैव आवर एप्लीकेशन Serene पाठशाला ऑन गूगल प्ले स्टोर। 2 बैचेस हैं आप लोगों के पास, कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच है और साथ ही साथ आपका स्पोकन इंग्लिश एक्सप्रेस बैच है। दोनों बैचेस का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल अलग है। अगर आप 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन डिटेल ग्रामर पढ़ना है, आपको वोकैबुलरी काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, रीडिंग स्किल्स अपनी कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्बल्स और क्लोज टेस्ट के थ्रू इम्प्रूव करना है। ये सब कुछ पर फोकस किया गया है 200 घंटे से भी ज़्यादा के सेशंस में यहाँ पर, ठीक है। कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच और साथ ही साथ है आपका स्पोकन इंग्लिश एक्सप्रेस बैच। नाउ इन द स्पोकन इंग्लिश एक्सप्रेस बैच वी फोकस ऑन spoken skills, on your communication skills, and to practice communication skills, to improve your communication skills, to build your confidence, you don't need a lot of grammar, you need a lot of practice, which is done in this batch, right? चलिए शुरू करते हैं अपना एडिटोरियल आज का। स्टेप अप, स्टेप अप मतलब बढ़ाना, इंक्रीज करना, आगे की ओर जाना, है ना। ऑन कॉर्पोरेट एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अब तो हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे थे, यानी कि कॉर्पोरेट्स का समाज की ओर क्या दायित्व है। अब हम बात कर रहे हैं कि कॉर्पोरेट्स का एनवायरमेंट की ओर क्या दायित्व है। CSR एज कॉर्पोरेट ऑब्लिगेशन कैन सपोर्ट कॉस्ट्स ऑफ रिस्टोरिंग ग्रासलैंड्स। हम कह रहे हैं कि CSR जो है एज कॉर्पोरेट ऑब्लिगेशन, जो कॉस्ट होता है ग्रासलैंड्स को रिस्टोर करने में, उसमें हमें सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। द December 19 जजमेंट बाय अ सुप्रीम कोर्ट बेंच प्लेसिंग कॉर्पोरेट एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनसाइड द लीगल मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस इज अ ब्यूटिफुल आर्टिकल, ठीक है। अभी हाल ही में आपने देखा है बहुत सारा प्रोटेस्ट्स हो रहा है। अरावली को कहा गया है कि भाई 100 मीटर से नीचे के हिल्स को हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, उनको हम ख़त्म कर देंगे, तोड़ देंगे और वहाँ पे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन लेके आएंगे, हम वहाँ पे कमर्शलाइजेशन लेके आएंगे, राइट। सो दिस इज़ ऑल एनक्रोचिंग इन द एनवायरनमेंट। सो नाउअडेज येस इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एनवायरनमेंट को प्रिजर्व किया जाए, बिकॉज हम प्रकृति के साथ में जितना ही छेड़छाड़ करते हैं विकास के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे, उतना ही ज़्यादा उसका रिवर्स इफ़ेक्ट होता है, उतना ही ज़्यादा उसका इम्पैक्ट आता है। इमिजिएटली नहीं तो कुछ सालों में ज़रूर देखने को मिलता है, और भुगतता कौन है? हम ही भुगतते हैं उसे, है ना। सो येस, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल आर्टिकल। एंड आप जो भी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, आपके एग्जामिनेशंस में अगर डिस्क्रिप्टिव कुछ पार्ट आता है, अगर
इंटरव्यू का पार्ट आता है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर ज़रूर बातचीत होगी, है ना। तो आपको एक बहुत अच्छा ओपिनियन फॉर्म कर लेना चाहिए, एंड द ओपिनियंस शुड बी इन्फॉर्म्ड बेस्ड ऑन फैक्ट्स। ये सिर्फ इमोशनल नहीं होना चाहिए, एंड फॉर दैट यू विल नीड टू रीड सम आर्टिकल्स, राइट। लेट्स बिगिन विद दिस वन. So, inside the legal meaning of corporate social responsibility reframes how the court reads the CSR in Indian company law, है ना। तो जो दिसंबर 19 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, इन्होंने क्या किया, कॉर्पोरेट एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत डाल दिया, ठीक है, लीगली। और इससे क्या है कि CSR को इंडियन कंपनी लॉ में एक रिफ्रेम कर दिया है, अलग तरीके से इसको रीड किया जाएगा, है ना। Continuing its attempts since 2021 to reduce deaths of great Indian bastards from power infrastructures. अब क्या हो रहा है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, अच्छा कौन से स्टेट में पाया जाता है ये आप मुझे बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे। जीएस कितना अच्छा है देखते हैं, ठीक है, जीएस की तैयारी कितनी अच्छी चल रही है आपकी। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स कौन से स्टेट्स में इंडिया में पाए जाते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। सो 2021 से ही कोर्ट जो है वो कोशिश कर रही है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स की डेथ हो रही है पावर इंफ्रास्ट्रक्चर से, है ना। सो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर से जो इनका डेथ्स हो रहा है उसको कम करने की 2021 से कोशिश चल रही है। द बेंच हैज ट्रीटेड द CSR regime एज एन एनफोर्सेबल ऑब्लिगेशन। अब CSR regime को एक एनफोर्सेबल, वो भी ऑब्लिगेशन, एक तो ऑब्लिगेशन आपका दायित्व है, आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, नॉट जस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज कंपल्सरी, ऑब्लिगेटरी है आपके लिए, आपको करना ही पड़ेगा, और नहीं करोगे तो एनफोर्सेबल है ना। rather than an undertaking at company's discretion while also reading social responsibility to include environmental and wildlife protection through the company's act itself. कह रहे हैं कि एक तो ये लीगली एनफोर्सेबल होगा, ठीक है, एनफोर्सेबल ऑब्लिगेशन होगा आपका, साथ ही साथ कॉरपोरेट, और ये ऐसा नहीं है कि कंपनीज के ऊपर मर्जी है कि अगर आपको करना है तो करो, CSR नहीं करना है तो चल जाएगा, नहीं, डिस्क्रिशन नहीं। अब कंपनीज की मेरी मर्जी इस मामले में नहीं चलेगी, और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत ही एनवायरमेंट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन भी जोड़ दिया गया है, विच इज़ अ वेरी नाइस स्टेप, ठीक है। वेल that's my perspective, but when you have to give your answer, you have to give your answer based on the tone and based on what is given in the article, right? So चलिए देखते हैं इसको। So wildlife protection through the Companies Act itself, according to the court, a corporation as a legal person, ठीक है, कॉर्पोरेशन को क्या माना जाता है, आप सोचेंगे कॉर्पोरेशन ये तो नॉन लिविंग है, तो हम इसको पर्सन कैसे बोल रहे हैं, हम इसको लीगल पर्सन बोल रहे हैं, है ना। So according to the court, a corporation as a legal person shares the duty under Article 51AG. 51AG आर्टिकल क्या कहता है, कहता है which means spending CSR funds on environmental measures, है ना। तो CSR funds को अगर environmental measures पे spend किया जाए, can be framed as discharging one's constitutional obligation rather than engaging in charity, है ना। तो हम इसको चैरिटी में एंगेज करना ना समझ के एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन के तहत इसको देखा जा सकता है। फॉर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स द कोर्ट हैज दस स्ट्रेंथेंड द लीगल बेसिस फॉर कंजर्वेशनिस्ट्स, है ना। जो कंजर्वेशनिस्ट्स कौन है, जो चीज़ों को संरक्षण में और चीज़ों को बनाए रखने में, एनवायरनमेंट, नेचुरल चीज़ों को जैसा उनका नेचुरल स्टेट है वैसा ही बनाए रखने में जो काम कर रहे हैं उनको कंजर्वेशनिस्ट हम कहेंगे, है ना। तो उनके लिए एक लीगल बेसिस स्ट्रेंथन करता है ये कोर्ट का ये कदम, है ना, टू डिमांड कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग फॉर प्रोजेक्ट्स। और इससे क्या होगा कि कंजर्वेशनिस्ट जो है कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग डिमांड कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, टू रिकवर स्पीशीज एंडेंजर्ड बाय कॉर्पोरेट एक्टिविटी। अब कॉर्पोरेट एक्टिविटी से जो भी स्पीशीज एंडेंजर्ड हो चुके हैं उनको रिकवर करने के लिए जो भी पैसे चाहिए, जो भी फंड्स चाहिए, वो डिमांड किया जा सकता है इनसे, है ना। द कोर्ट्स 2021 इंटरिम ऑर्डर, 2021 में इन्होंने एक इंटरिम ऑर्डर दिया था, रिस्ट्रिक्टेड ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस अक्रॉस 99,000 स्क्वायर किलोमीटर्स एंड रिक्वायर्ड अ कमिटी लेड अप्रोच टू फीजिबिलिटी एंड अंडरग्राउंडिंग, है ना। तो उन्होंने कहा कि भाई
एक तो फीजिबिलिटी मतलब कितनी पॉसिबिलिटी है कि कितने जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइंस होते हैं, आपने देखा होगा मोटे मोटे बड़े बड़े लाइंस होते हैं ना, तो कहा था कि भाई ये ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस पहले तो नहीं चलेगा, इनको अंडरग्राउंड डालना पड़ेगा और कमिटी लेड अप्रोच होना चाहिए कि देखो कि कितना पॉसिबल है और जितना पॉसिबल हो उतना अंडरग्राउंडिंग करो, है ना। Now, in 2024, it constituted an expert committee. अब 2024 में उन्होंने क्या किया, एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई टू बैलेंस स्पीशीज प्रोटेक्शन विद क्लाइमेट कमिटमेंट्स। स्पीशीज प्रोटेक्शन तो करना ही है, साथ ही साथ क्लाइमेट प्रोटेक्शन भी करना है। क्लाइमेट के लिए जो हमारे कमिटमेंट्स है वो भी हमें पूरे करने हैं। एंड रिन्यूएबल एनर्जी बिल्ड आउट, रिन्यूएबल एनर्जी भी बिल्ड करनी है। तो इन सभी को साथ में लेके आके विच द न्यू ऑर्डर हैज ऑपरेशनलाइज्ड, ठीक है, नई ऑर्डर ने ये ऑपरेशनलाइज करके सभी चीज़ों को, सिर्फ स्पीशीज प्रोटेक्शन को नहीं, इसके साथ साथ क्लाइमेट कमिटमेंट्स और रिन्यूएबल एनर्जी बिल्ड आउट को भी बैलेंस कर दिया है, ठीक है। इफ CSR एंड प्रोजेक्ट लिंक्ड फाइनेंसिंग बिकम ईजियर, कह रहे हैं कि अगर CSR और प्रोजेक्ट से लिंक करके जो फाइनेंसिंग बनेगा अगर वो आसान बन जाता है, टू कंपेल यानी लागू करने के लिए, कंपल्सरी करने के लिए अगर ये आसान बन जाएगा, दे कैन सपोर्ट द रिकरिंग कॉस्ट्स। जो रिकरिंग कॉस्ट्स होता है उसको सपोर्ट मिल जाएगा। किस चीज़ का रिकरिंग कॉस्ट? ब्रीडिंग एंड रिलीजिंग चिक्स एंड ऑफ रिस्टोरिंग ग्रासलैंड्स एंड मेंटेनिंग देम, है ना। तो अब सिर्फ स्पीशीज नहीं लाना है या स्पीशीज की ब्रीडिंग के ऊपर जो रिकरिंग कॉस्ट होता है ना, खाली वो नहीं, वो जहाँ पे रहते हैं उनका जो नेचुरल एनवायरनमेंट है जहाँ पे वो रहते हैं, यानी कि जो उनका हैबिटेट है उसको भी तो रिस्टोर करना है ना। जब उनके लिए उनका घर हम नहीं बनाए रखेंगे या उसको प्रिजर्व करेंगे और हम सिर्फ स्पीशीज लेके आएंगे तो भी स्पीशीज सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये एक रिकरिंग कॉस्ट है, तो ये रिकरिंग कॉस्ट के लिए भी आसानी हो जाएगी। However, the verdict is also a legal interpretation. कह रहे हैं कि जो verdict है ये एक legal interpretation है. It does not specify which companies must pay how much. अब ये बस एक legal interpretation है. इस verdict ने ये नहीं बोला है कि किस कंपनी को कितना पे करना पड़ेगा, है ना. Where, when and with what audit trail. कहाँ पे करना है, कितना पे करना है और किस ऑडिट ट्रेल के बेसिस पे उनको पे करना है. द पेनाल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस विल रिमेन अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टिंग प्रोविजंस. अब नॉन कंप्लायंस मतलब जो अगर इस नियम का भी पालन नहीं करेंगे तो उनका जो पेनाल्टी होगा वो भी मौजूदा कानून के हिसाब से ही होगा. विल रिमेन अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टिंग प्रोविजन. द कोर्ट्स शिफ्ट फ्रॉम अ लार्ज एरिया अप्रोच एज in its 2021 order to revised priority areas also reduces conflict with renewable energy deployments while pushing some of the onus to the accurate mapping of habitats. ठीक है. यहाँ पे देखेंगे 2021 में कोर्ट का क्या अप्रोच था, लार्ज एरिया अप्रोच था, है ना. और अब क्या है, टू रिवाइज्ड प्रायोरिटी एरियाज. अब वो रिवाइज होके प्रायोरिटी एरियाज में आ गया है. अब प्रायोरिटी एरियाज वाला जो उनका अप्रोच है इससे क्या होगा कि जो रिन्यूएबल एनर्जी डिप्लॉयमेंट के प्रोजेक्ट्स होंगे उनके साथ में भी कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाएगा और इससे सम ऑफ द ओनर्स टू एक्यूरेट मैपिंग ऑफ हैबिटेट्स, हैबिटेट्स की एक्यूरेट मैपिंग पर भी जिम्मेदारी जाएगी अब, है ना. ओनर्स देखो, पुशिंग सम ऑफ द ओनर्स मतलब कुछ जिम्मेदारी डाली जा रही है ना, किस पर, एक्यूरेट मैपिंग ऑफ हैबिटेट्स. अ प्रॉब्लम गिवन बस्टर्ड्स मूव अराउंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क्स कैन लाई आउटसाइड फॉर्मल बाउंड्रीज. ठीक है. अब ये क्या है, अ प्रॉब्लम गिवन, जो बस्टर्ड्स हैं वो मूव अराउंड करते हैं, है ना. एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क कैन लाई आउटसाइड फॉर्मल बाउंड्रीज. जो भी बाउंड्रीज हम बनाते हैं तो उसके बाहर भी तो रिस्क हो सकता है, तो ये चीज़ तो एक है प्रॉब्लम. द जजमेंट इम्प्रूव्स द लीगल पोजिशन फॉर गेटिंग कंपनीज. अब गवर्नमेंट क्या, जजमेंट क्या कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है क्या, लीगल पोजिशन. किसके लिए, फॉर गेटिंग कंपनीज टू पे. कंपनीज को पे करने के लिए लीगल प्रोविजंस क्लियर किया है कोर्ट ने, इम्प्रूव किया है. To pay for prevention and recovery and specifies a narrower but more detailed habitat and infrastructure plan. इन्होंने क्या किया है एक बार फिर से देखते हैं. देखो, the judgment improves the legal position for getting companies to pay. इन्होंने legal position, companies को पे करने के लिए legal position तो improve किया. ठीक है. किस चीज़ के लिए पे करना है, to pay for prevention and recovery. And specifies a narrower but more detailed habitat and infrastructure plan. इन्होंने कहा कि
ये एक नैरो लेकिन और ज़्यादा डिटेल्ड हैबिटेट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है, ठीक है। वेदर इट इज सफिशिएंट will depend less on the doctrine it announces and more on whether governments and utilities can deliver the undergrounding and rerouting work at the required pace and whether corporate funding translates to outcomes on the ground। बहुत बड़ा सेंटेंस है, एक बार बहुत सारी चीज़ें इसमें बोली गई है, थोड़ा थोड़ा समझते हैं। Whether it is sufficient will depend less on the doctrine it announces। डॉक्ट्रिन मतलब जो सिद्धांत इन्होंने अनाउंस किया है। अब ये कितना पर्याप्त होगा, ये जो सिद्धांत इन्होंने अनाउंस किया उस पर ज़्यादा नहीं डिपेंड करता है, एंड मोर, ज़्यादा किस पर डिपेंड करता है, मोर ऑन वेदर गवर्नमेंट्स एंड यूटिलिटीज़ कैन डिलीवर द अंडरग्राउंडिंग। जो सरकार है, जिनको काम दिया है, जिनको जिम्मेदारी दी है कि भाई कमेटी बिठाओ, कमेटी बिठा के देखो कि कितना अंडरग्राउंडिंग ऑफ द ट्रांसमिशन लाइंस पॉसिबल है, तो कितना ये गवर्नमेंट और कितनी ये यूटिलिटी जो है वो डिलीवर कर सकते हैं, डिलीवर द अंडरग्राउंडिंग एंड रीराउटिंग वर्क एट द रिक्वायर्ड पेस। वो भी जिस गति से, जिस तेजी से उनको बोला गया है काम करने के लिए, उतनी तेजी से वो काम कर पा रहे हैं या नहीं, उस पर डिपेंड करेगा कि जो कुछ भी बोला गया है वो पर्याप्त है या नहीं, ठीक है। And also it will depend on whether corporate funding translates to outcomes on the ground। अब corporate से फंडिंग लेना तो हमने आसान कर दिया, लेकिन corporate से फंड लेके ऑन द ग्राउंड काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पर भी काफ़ी हद तक ये पर्याप्त, ये जो स्टेप इन्होंने लिया है ये पर्याप्त है या नहीं, सफिशिएंट है या नहीं, उस पर डिपेंड करेगा। आई होप आपको मीनिंग समझ आ गया। एक बार फिर से पढ़ते हैं ताकि बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, इट इज़ अबाउट इम्प्रूविंग आवर अंडरस्टैंडिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, ठीक है। Whether it is sufficient will depend less on the doctrine it announces and more on whether governments and utilities can deliver the undergrounding and rerouting work at the required pace and whether corporate funding translates to outcomes on the ground। ठीक है, चलिए, बहुत प्यारा सा पैसेज था और आप मुझे बताएंगे ओवरऑल टोन ऑफ द एडिटोरियल। व्हाट इज द ओवरऑल टोन ऑफ द एडिटोरियल? क्या ये स्ट्रांगली क्रिटिकल है एंड डिसमिसिव है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कि नहीं सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है वो बहुत गलत फैसला लिया है और बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली क्रिटिकल है? न्यूट्रल है और प्योरली डिस्क्रिप्टिव है? एनालिटिकल विथ कॉशियस अप्रूवल ऑफ द जजमेंट? यस, द आंसर इज एनालिटिकल। हम एनालिटिकल हैं, हम सारी चीज़ें एनालाइज कर रहे हैं और कॉशियस अप्रूवल हम दे रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं कि हाँ मतलब जो भी जजमेंट है वो बढ़िया है। कॉशियस अप्रूवल, लास्ट वाला आपने देखा ना सेंटेंस, उसमें बोला गया है, लास्ट वाला जो बड़ा सा सेंटेंस हमने समझा, वहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई ये अच्छा तो है लेकिन ये कितना इफेक्टिव होगा ये इस चीज़ पे नहीं डिपेंड करता कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या सिद्धांत दिया है, ये इस चीज़ पर ज़्यादा डिपेंड करता है कि जो सरकारें हैं, जो उनको जिम्मेदारी दी गई है, वो कितना अच्छे से वो अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, जो अंडरग्राउंडिंग और रीराउटिंग वर्क है वो कितना अच्छे से कर पा रहे हैं, और जो कंपनीज से पैसे लेना तो हमने आसान कर दिया, लेकिन पैसे लेने के बाद में जो आगे काम होना चाहिए ऑन द ग्राउंड वो हो रहा है कि नहीं, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो ये कैसा है? कॉशियस अप्रूवल है। हम बोलते ना कि ठीक है, अच्छा है, अच्छा कदम है, करके देखते हैं क्या होता है ना। तो ये कैसा होता है? ये अप्रूवल होता है और ये कॉशियस अप्रूवल होता है किसी भी बात का। मान लो कि आपने अपने मम्मी पापा को कुछ बात बोली, कुछ प्रस्ताव, कुछ प्रपोजल उनको दिया, उन्होंने बोला वाह वाह बेटा बहुत बढ़िया, बस कर डालो, है ना। तो ये तो मतलब बहुत ही अच्छा रिप्लाई था, एकदम हाईली ऑप्टिमिस्टिक था। मम्मी पापा अगर बोलते हैं ठीक है बेटा, ठीक तो लग रहा है सुनने में, चलो करके देखते हैं, है ना, लेकिन इन बातों का ज़रा ध्यान रखना। अगर इस तरीके से किसी बात पे बोल रहे हैं तो ये कैसा है? ये एक कॉशियस अप्रूवल है, उन्होंने थोड़ा सा सतर्क रह के उन्होंने आपको अप्रूवल दिया है, ठीक है। आई होप आप टोन समझ पा रहे हैं। टोन इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज इन द माइंड ऑफ द ऑथर, ठीक है। जब वो कुछ बोल रहे हैं या जब वो कुछ लिख रहे हैं तो मतलब उनका नजरिया कैसा है उस टॉपिक की ओर, राइट, दैट्स ऑल अबाउट द टोन। नाउ अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट्स इंटरप्रिटेशन, सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन के मुताबिक, के अनुसार, कॉर्पोरेट स्पेंडिंग ऑन एनवायरमेंटल मेजर्स कैन बी जस्टिफाइड एज, कह रहे हैं कि जो कॉर्पोरेट स्पेंडिंग होगा एनवायरमेंटल मेजर्स पे, ये कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? अ वॉलंटरी एक्ट ऑफ कॉर्पोरेट फिलैंथ्रोपी, अ स्टैट्यूटरी टैक्स इम्पोज्ड ऑन कंपनीज, डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी अंडर आर्टिकल 51 AG, या अ टेम्पररी रिलीफ मेजर। नहीं, ये टेम्पररी रिलीफ मेजर नहीं है,
स्टैट्यूटरी टैक्स भी नहीं है, ये वॉलंटरी एक्ट भी नहीं है, ठीक है। ये डिस्चार्ज ऑफ, वो बोल रहे हैं कि हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, अगर एनवायरनमेंट की ओर जो कॉर्पोरेट स्पेंडिंग होगा तो हम इसको सिर्फ एक CSR नहीं, हम इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी के डिस्चार्ज के सेंस में भी देख सकते हैं अंडर 51AG, ठीक है। Now, one concern highlighted in the editorial regarding the judgment is that, अब ये जो जजमेंट आया है इसको लेके एक चिंता जाहिर की गई है, वो क्या है, वो कंसर्न क्या है? वन कंसर्न हाईलाइटेड इन द एडिटोरियल रिगार्डिंग द जजमेंट इज दैट इट कंप्लीटली हॉल्ट्स रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन, क्लियरली स्पेसिफाइज पेनाल्टीज एंड फाइनेंशियल, नहीं, यही तो उन्होंने क्लियरली स्पेसिफाई नहीं किया। लैक्स क्लैरिटी ऑन इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड अकाउंटेबिलिटी, रिमूव्स जुडिशियल ओवरसाइट ओवर कंजर्वेशन, नहीं, इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स और अकाउंटेबिलिटी पर क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। कंप्लीटली हॉल्ट नहीं हो रहा है रिन्यूएबल एनर्जी, राइट? सो द आंसर इज ऑप्शन सी। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, द वर्ड ऑपरेशनलाइज्ड इन द पैसेज में जो वर्ड है ऑपरेशनलाइज्ड, इसका मतलब क्या है? ऑपरेशनलाइज्ड मतलब कोई काम कार्यरत होना, है ना, एक्शन में लाया जाना। तो देखते हैं, क्रिटिसाइज नहीं, पुट इनटू प्रैक्टिकल इफेक्ट, यस दिस इज द आंसर। लीगली चैलेंज्ड नहीं, टेम्पररी सस्पेंडेड भी नहीं है। ऑपरेशनलाइज्ड करना मतलब उसको कार्यरत करना, काम में लाना, एक्शन में लाना, ठीक है। चलो, आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, द जजमेंट इम्प्रूव्स, द जजमेंट हैज इम्प्रूव्ड, हैज प्लस V3 होना चाहिए, जजमेंट के साथ में सिंगुलर वर्ब आएगा। द जजमेंट इम्प्रूव्स द लीगल पोजिशन फॉर कंजर्वेशनिस्ट्स, दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। द जजमेंट इम्प्रूविंग V1 प्लस ING बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आएगा अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो। अब एक GS का क्वेश्चन, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट्स December 2025 जजमेंट ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइमरीली हेल्ड दैट, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके, है ना, तो उसमें मुख्यतः क्या कहा गया है? CSR स्पेंडिंग इज एंटायरली वॉलंटरी, नहीं, वो यही तो बोल रहे हैं कि बस अब मेरी मर्जी नहीं चलेगी, अब आप पर कंपल्शन लाया जाएगा। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लाइज आउटसाइड द स्कोप ऑफ CSR, नहीं, यही तो उन्होंने किया है, और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को भी CSR के अंदर ले आए हैं, है ना। CSR इंक्लूड्स एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ लीगल ऑब्लिगेशन, ये हुआ है जो दिसंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके, ठीक है। ये नहीं है CSR अप्लाइज ओनली टू पब्लिक सेक्टर कंपनीज, नहीं, यही तो क्लैरिटी नहीं है, है ना, यही तो क्लैरिटी नहीं है, यही एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया गया है। And that's the okay, now the discussion point, that's very very important, है ना। क्यों important है? बिकॉज आपको समझना है, कंसिडरिंग ऑल द काइंड ऑफ प्रोटेस्ट्स, आपने देखा अरावलीज को बचाने के लिए जिस लेवल का प्रोटेस्ट हो रहा है, जिस लेवल का लोगों में जागरूकता है, वो वाकई में सराहनीय है। लेकिन इसके ऊपर आप लोगों से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपकी अवेयरनेस और आपकी अंडरस्टैंडिंग को देखने के लिए। अब मान लीजिए कि ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, शुड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बी ट्रीटेड एज अ लीगली एनफोर्सेबल ऑब्लिगेशन रादर देन अ वॉलंटरी इनिशिएटिव? आपसे अगर ये सवाल पूछ लिया गया, अब सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि भाई ये वॉलंटरी नहीं, अब आपके ऊपर एक लीगल ऑब्लिगेशन डाला जाएगा, आपसे पूछ लिया जाए कि क्या इसको वॉलंटरी रखना चाहिए या ये एनफोर्सेबल ऑब्लिगेशन बनाना चाहिए, आप क्या जवाब देंगे इसका? अगर आपने इस पर कुछ भी ठोस पॉइंट्स नहीं पढ़े होंगे तो आप इस पर कुछ भी नहीं बोल पाएंगे, सॉरी सर आई हैव नो आइडिया, यही बोलकर इंटरव्यू से वापस आएंगे, ठीक है। तो आप लोगों के लिए कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इसको गो थ्रू करिए, ठीक है। और आज का एडिटोरियल अगर अच्छे से समझ गया है तो इस पार्ट पर आपका एक पर्सपेक्टिव, आपका एक ओपिनियन भी फॉर्म हो गया होगा, प्लस supplement it with these points and you will have a very nice answer, you will have a very nice opinion on what to say in front of the panel members if you ever have to, right? चलिए, so that's it for today, see you in the next session, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, keep learning, keep growing, जय हिंद everyone।